अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं हदीजा वलायत एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एग्जाम्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग आर्डर 6 के रूल 8 से लेके 18 तक कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने इसके रूल 1 से लेके 7 तक कवर किए थे। तो देख लेते हैं, ये रूल 8 से स्टार्ट करते हैं। इसके जो रूल्स हैं इनकी बेयर रीडिंग मुश्किल है, लेकिन वैसे ये रूल्स बड़े ईजी हैं। तो इसका जो रूल 8 है, डिनाइल ऑफ कंट्रैक्ट, इसमें कहा गया वेयर अ कंट्रैक्ट इज अलेज्ड इन एनी प्लीडिंग अ बेयर डिनाइल ऑफ द सेम बाय द अपोजिट पार्टी शैल बी कंस्ट्रूड ओनली एज अ डिनाइल इन फैक्ट ऑफ द एक्सप्रेस कंट्रैक्ट अलेज्ड। इसमें बड़ी सिंपल सी बात की गई है कि अगर एक पार्टी अपने सूट में एक कंट्रैक्ट को अलेज करती है, फॉर एग्जांपल अगर प्लेंटिफ एक सूट फाइल करता है और उस सूट में अगर वो कंट्रैक्ट को अलेज करता है कि डिफेंडेंट के साथ मेरा ये कंट्रैक्ट हुआ था, और डिफेंडेंट कोर्ट में आके अपनी रिटन स्टेटमेंट सबमिट करवाता है और अपनी रिटन स्टेटमेंट में वो साफ इनकार कर देता है उस कंट्रैक्ट से। जो डिफेंडेंट है उसका अगर बेयर डिनाइल आ जाता है, कि बेयर डिनाइल का मतलब है कि वो बिल्कुल साफ इनकार कर देता है कि प्लेंटिफ के साथ मेरा ऐसा कोई कंट्रैक्ट ही नहीं हुआ था। तो जब डिफेंडेंट का बेयर डिनाइल आ जाता है तो फिर बाद में डिफेंडेंट अगर प्लेंटिफ उस कंट्रैक्ट को प्रूव कर देता है तो फिर बाद में वो डिफेंडेंट उस कंट्रैक्ट की लीगैलिटी को चैलेंज नहीं कर सकता। बाद में फिर जो डिफेंडेंट है वो ये नहीं कह सकता कि ये कंट्रैक्ट इलीगल था, वाइड था या वाइडेबल था, क्योंकि जब उसने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि ये कंट्रैक्ट मेरा प्लेंटिफ के साथ हुआ ही नहीं है, तो फिर बाद में फिर वो कैसे कहेगा कि ये कंट्रैक्ट तो हुआ था लेकिन ये कंट्रैक्ट वाइड था या वाइडेबल था, मेरी इंटेंशन फ्री नहीं थी या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस के साथ ये कंट्रैक्ट हुआ था। रूल 8 में बड़ी सिंपल सी बात की गई है कि जब एक पार्टी का डिफेंडेंट का बेयर डिनाइल आ जाता है तो फिर बाद में वो उस कंट्रैक्ट की लीगैलिटी को चैलेंज नहीं कर सकता। उसके बाद जो रूल 9 है, रूल 9 से लेके जो 12 तक है, इनमें सेम एक ही तरह की बात कही गई है। तो रूल 9 में कह रही हैं इफेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी स्टेटेड whenever the contents of any document are material, it shall be sufficient in any pleading to state the effect thereof as briefly as possible without setting out the whole or any part thereof unless the precise words। इसमें भी सिंपल सी बात की गई है कि अगर किसी प्लीडिंग में कोई डॉक्यूमेंट जो है वो उसका लिखना ज़रूरी है, अगर पार्टी किसी डॉक्यूमेंट पे रिलाई कर रही है और वो उस डॉक्यूमेंट को अपनी प्लीडिंग में लिखेगी, तो फिर अगर उस डॉक्यूमेंट का लिखना मटेरियल है, ज़रूरी है, तो ऐसा नहीं है कि पार्टी उस डॉक्यूमेंट के पूरे कंटेंट्स को लिखेगी इसमें, बल्कि जितना पॉसिबल होगा प्रिसाइज फॉर्म में उस डॉक्यूमेंट के बारे में पार्टी लिखेगी अपनी प्लीडिंग में, या फिर जो मटेरियल पार्ट होगा उस डॉक्यूमेंट का सिर्फ वही अपनी प्लीडिंग में लिखेगी। ऐसा नहीं है कि वो जितना पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट है उसके सारे कंटेंट्स लिखने बैठ जाए। आगे रूल 10 को देख लेते हैं। इसमें भी सिंपल सी बात की गई है। आप लोगों ने अक्सर रिटन स्टेटमेंट में एक लाइन देखी होगी कि मुद्दई का दावा बदनीति पर मबनी है, वो विद क्लीन हैंड्स कोर्ट में नहीं आया। तो ये चीज़ इस लाइन में प्लेंटिफ की इंटेंशन के बारे में बताया जा रहा है। डिफेंडेंट ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो प्लेंटिफ है उसकी इंटेंशन सही नहीं है, वो फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के साथ कोर्ट में आया है। तो जो रूल 10 है इसमें भी यही चीज़ बताई गई कि है मैलिस नॉलेज एक्सेट्रा whenever it is material to allege malice, fraudulent intention, knowledge or other condition of the mind of any person, it shall be sufficient to allege the same as a fact without setting out the circumstances from which। इसमें भी यही चीज़ बताई है जो मैंने पहले बताई है आप लोगों को, कि अगर एक पार्टी अपनी प्लीडिंग में ये चीज़ लिखती है कि दूसरी पार्टी की इंटेंशन सही नहीं है, वो बदनीति पे मबनी है, या फिर वो फ्रॉडुलेंट इंटेंशन थी उसकी, या फिर कोई फैक्ट उसके नॉलेज में पहले से था लेकिन उसने कंसीलमेंट की है जानबूझ के, तो अगर ये चीज़ अलेज कर रही है पार्टी अपनी प्लीडिंग में, तो सिर्फ ये फैक्ट ही लिखना काफ़ी होगा कि उसकी इंटेंशन उस फ्रॉडुलेंट है, या फिर पहले से उसको किसी चीज़ का नॉलेज था लेकिन उसने कंसीलमेंट की है। तो इतना ही लिखना, ये फैक्ट लिखना काफ़ी होगा। बाकी जो सरकमस्टांसिस हैं वो सारे सरकमस्टांसिस नहीं लिखे जाएंगे प्लीडिंग में, क्योंकि प्लीडिंग में टू द पॉइंट प्रिसाइज फॉर्म में मटेरियल फैक्ट्स लिखे जाते हैं। अगर हम लोग ये बाकी चीज़ें भी सरकमस्टांसिस या एविडेंस वगैरह भी उसमें लिखने लग जाएं
तो प्लीडिंग काफ़ी लेंथी हो जाएगी। रूल 12 को देख लेते हैं जो कि नोटिस की बात कर रहा है। इसमें भी सेम यही चीज़ बताई गई है जो हम लोगों ने पहले 2 रूल्स में पढ़ी है। वेन एवर इट इज़ मटीरियल टू अलेज नोटिस टू एनी पर्सन of any fact, matter or thing, it shall be sufficient to allege such notice as a fact, unless the form or the precise terms of such notice or the circumstances from which the notice to be। इसमें भी सिंपल सी वही बात की गई है जो हम लोगों ने पहले डिस्कस की है कि अगर किसी प्लीडिंग में किसी नोटिस के बारे में अलेज करना ज़रूरी है, किसी नोटिस के बारे में लिखना ज़रूरी है। पार्टी अगर लिखती है कि मैंने दूसरी पार्टी को इस चीज़ का नोटिस दिया था इस डेट को या फिर इस टाइम पे, तो ये फैक्ट लिखना काफ़ी होगा। बाकी इस नोटिस की बाकी डिटेल्स या बाकी सरकमस्टांसिस लिखना जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, और ना ही प्लीडिंग में ये चीज़ बाकी डिटेल्स या सरकमस्टांसिस उस नोटिस की लिखी जाएंगी। उसके बाद जो रूल 12 है इसमें इम्प्लाइड कंट्रैक्ट और इम्प्लाइड रिलेशन की बात की गई है। वेन एवर any contract or any relation between any persons is to be implied from a series of letters or conversations or otherwise from a number of circumstances, it shall be sufficient to allege such contract or relation as a fact। इसमें भी वही चीज़ डिस्कस की गई है कि अगर 2 पर्सनस में सीरीज ऑफ लेटर्स के थ्रू या फिर कन्वर्सेशन के थ्रू या फिर कोई और सर्कमस्टांसिस के थ्रू अगर उन दोनों पर्सनस के बीच में इम्प्लॉयड कंट्रैक्ट बन गया है या फिर इम्प्लॉयड रिलेशन अगर बन गया है, तो फिर अगर इस चीज़ का इम्प्लॉयड रिलेशन के बारे में या इम्प्लॉयड कंट्रैक्ट के बारे में अगर लिखना ज़रूरी होगा प्लीडिंग में, तो फिर ये फैक्ट लिखा जाएगा। सिर्फ ये फैक्ट लिखना काफ़ी होगा। बाकी इस इम्प्लॉयड कंट्रैक्ट बाकी ये जो इम्प्लॉयड कंट्रैक्ट कैसे बना है, किन सर्कमस्टांसिस में बना है, या फिर जो सीरीज़ ऑफ लेटर्स के थ्रू ये बना था, बाकी सारी वो सीरीज़ ऑफ लेटर्स के बारे में बताना ज़रूरी नहीं है, या बाकी डिटेल्स बाकी सर्कमस्टांसिस इन प्लीडिंग में लिखना ज़रूरी नहीं है। रूल 13 को देख लेते हैं। रूल 13 से 18 तक बड़े इंपॉर्टेंट रूल्स हैं इस आर्डर 6 के। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है रूल 13। अब इसका क्या मतलब है? ऐसा डॉक्यूमेंट या फिर ऐसा फैक्ट जिसको प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ हासिल होती है, जिसके बारे में कोर्ट ये प्रिज्यूम करती है कि ये फैक्ट या डॉक्यूमेंट बिल्कुल ठीक है। जैसे हमारे पब्लिक रिकॉर्ड वगैरह होते हैं, इनको प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ हासिल होती है, जिनमें हमारे आईडी कार्ड वगैरह आगे, बे फॉर्म वगैरह, पासपोर्ट वगैरह। तो ये जो डॉक्यूमेंट होते हैं इनके बारे में कोर्ट हमेशा यही प्रिज्यूम करती है कि ये बिल्कुल ठीक डॉक्यूमेंट है। अब इस रूल में क्या कहा गया? नाइदर पार्टी नीड इन एनी प्लीडिंग अलेज एनी मैटर ऑफ फैक्ट विच द लॉ प्रिज्यूम्स इन हिज फेवर और एज टू विच द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज अपॉन द अदर साइड। इसमें भी सिंपल सी बात की गई है कि अगर कोई ऐसा फैक्ट है जिसके बारे में प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ हासिल है, जिस फैक्ट के बारे में कोर्ट ने ये प्रिज्यूम करना है कि ये फैक्ट ठीक है, तो फिर दोनों पार्टीज़, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, दोनों को उस फैक्ट को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फैक्ट ऑलरेडी उसको प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ हासिल है। तो फिर ऐसे फैक्ट्स जिनको प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ हासिल होती है उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। और दूसरी चीज़ इसमें एज टू विच द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज, दूसरी बात कही गई है इस रूल में कि अगर कोई ऐसा फैक्ट जिसको दूसरी पार्टी ने प्रूव करना है, जिसका बर्डन ऑफ प्रूफ दूसरी पार्टी पे है, तो फिर भी उस पार्टी को वो फैक्ट प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका बर्डन ऑफ प्रूफ ही दूसरी पार्टी पे है। रूल 14, इसमें भी बड़ी सिंपल सी बात की गई है कि प्लीडिंग टू बी साइंड। आप लोगों ने प्लेंट को देखा होगा या फिर रिटन स्टेटमेंट को देखा होगा। प्लेंट के बिल्कुल लास्ट पे और रिटन स्टेटमेंट के भी बिल्कुल लास्ट पे पार्टी का नाम लिखा होता है और नीचे उसके सिग्नेचर होते हैं, और साइड पे थ्रू कौंसल लिखा होता है और जो कौंसल होती है उसके साइन होते हैं। तो इसमें भी वही चीज़ बताई गई है कि हर प्लीडिंग जो प्लेंट या फिर रिटन स्टेटमेंट है उस पर पार्टीज़ के साइन होंगे और उनकी कौंसल के साइन होंगे, और किसी रीज़न की वजह से अगर पार्टी ने साइन नहीं किए तो फिर जो भी उसका ऑथराइज्ड एजेंट होगा उसके साइन होंगे। रूल 15 को देख लेते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग्स save as otherwise provided by any law for the time being in force, every pleading shall be verified on oath। अब इस रूल में बड़ी सिंपल सी बात की गई है। अगर आप लोगों ने प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट को देखा हुआ है तो फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी इस रूल की ईजीली।
प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट में अगर उर्दू में ड्राफ्ट की गई हैं तो उनके साइड पे बिल्कुल एक तस्दीक की हेडिंग होगी छोटी सी, और उस तस्दीक के नीचे लिखा होता है, डेट लिखी होती है, और जो सिटी होता है वो भी लिखा होता है, सिटी का नाम, और नीचे लिखा होता है कि पार्टी लिखती है कि ये पैराग्राफ 1 से लेके जितने भी उसमें पैराग्राफ होते हैं, पैराग्राफ 1 से लेके फॉर एग्जांपल अगर 8 है तो लिखा होता है कि ये मेरे इल्म में है, ये बिल्कुल ठीक है। तो ये तस्दीक होती है। उर्दू में इसको तस्दीक कहते हैं और इंग्लिश में वेरिफिकेशन कहते हैं। अगर इंग्लिश में ड्राफ्ट की गई है प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट तो फिर वेरिफिकेशन की एक छोटी सी हेडिंग होगी। तो इस रूल 15 में कहा गया कि जो प्लीडिंग्स होंगी प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट वो वेरीफाइड होंगी, ऑन ओथ होंगी। उसके बाद इसके क्लास 2 में वही बात लिखी गई है कि जो उसके नंबर्स और पैराग्राफ्स होंगे पार्टी लिखेगी कि ये नंबर ये पैराग्राफ या फिर इतने नंबर से लेके इतने नंबर तक जो भी पैराग्राफ बन रहे हैं ये मेरे नॉलेज में, ये मेरी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल ट्रू है। उसके बाद इसके क्लास 3 में द वेरिफिकेशन शैल बी साइंड बाय द पर्सन मेकिंग इट एंड शैल स्टेट द डेट ऑन विच एंड द प्लेस एट विच इट वाज साइंड। तो ये वही चीज़ वेरिफिकेशन जब वो पार्टी कौंसल ने ये लिखी होती है प्लीडिंग और उस पर पार्टी के साइन होते हैं, और ये मैंने चीज़ जो पहले बताई है कि उसके डेट भी उस पर लिखी होती है और प्लेस भी, कि जो भी बार होगी फॉर एग्जांपल लाहौर बार है तो फिर उसका बामकाम लाहौर लिखा होता है। अब रूल 16 स्ट्राइकिंग आउट प्लीडिंग्स, इसमें कोर्ट की पार बताई गई है। द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्लीडिंग ऑर्डर टू बी स्ट्रक आउट और अमेंड एनी मैटर इन एनी प्लीडिंग विच में बी अननेसेसरी स्कैंडलस। अब इसमें भी सिंपल सी बात की गई है कि अगर किसी प्लीडिंग में कोई ऐसा मैटर है, कोई ऐसा फैक्ट है जिसकी वजह से वो ट्रायल डिले हो सकता है, या फिर जो पार्टीज़ हैं वो प्रिजुडिस हो सकती हैं, या फिर कोई ऐसा मैटर जो स्कैंडलस है, तो फिर कोर्ट आर्डर पास कर सकती है कि इस मैटर को इस प्लीडिंग से जो है वो ख़त्म किया जाए, अमेंड की जाए ये प्लीडिंग। उसके बाद रूल 17, ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट रूल है। जब भी हम लोग अपनी प्लीडिंग में अमेंडमेंट करना चाहते हैं, कोई चेंजिंग्स करना चाहते हैं, अगर किसी ग्राउंड को पार्टी मिस कर देती है या फिर कोई ऐसी ग्राउंड जो पार्टी को बाद में पता चलती है और वो पार्टी किसी नई ग्राउंड को रेज़ करना चाहती है, तो फिर वो अमेंडमेंट की एप्लीकेशन देती है, जो कि ये आर्डर 6 रूल 17 के अकॉर्डिंग जो है वो दी जाती है। The court may at any stage of the pleading allow either party to alter or amend his pleadings in such manner or on such terms as may be just, and all such amendments shall be made as may be necessary for the purpose of determination the real question in controversy between the parties। इनमें सिंपल सी बात बताई गई है कि अगर कोर्ट को लगता है, कोर्ट ये ज़रूरी समझती है कि प्लीडिंग्स को अमेंड होना चाहिए, अगर प्लीडिंग्स अमेंड होंगी फिर ही जो रियल पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी है वो कोर्ट के सामने आएगा और कोर्ट उसको डिटर्मन करेगी। तो फिर इस सूरत में कोर्ट जो है वो दोनों पार्टीज़ में से किसी पार्टी को भी, जो पार्टी एप्लीकेशन फाइल करती है, उसको अलाउ कर सकती है कि वो अपनी प्लीडिंग्स को अमेंड करे। अब रूल 18 फेलियर टू अमेंड आफ्टर ऑर्डर। अब जब कोर्ट आर्डर पास कर देती है प्लीडिंग्स को अमेंड करने का, फिर जो प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड होता है उसके अंदर अंदर अगर पार्टी उस प्लीडिंग को अमेंड नहीं करती तो फिर क्या होगा? If a party who has obtained an order for leave to amend does not amend accordingly within the time limited for the purpose by the order, or if no time is hereby limited then within 14 days from the date of the order। तो इसमें कहा गया कि अगर कोर्ट ने जो टाइम बता दिया गया उस टाइम के अंदर अंदर अगर अमेंड नहीं करती पार्टी, या फिर अगर टाइम नहीं बताया गया तो फिर 14 डेज़ के अंदर अंदर अगर कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया हुआ है फिर भी वो अमेंड नहीं कर रही पार्टी, तो फिर कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट फिर बाद में उसको अलाउ नहीं कर सकती, अलाउ नहीं करेगी कि तुम अपनी प्लीडिंग्स को अमेंड करो। लेकिन अगर कोर्ट उस टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर दे तो फिर वो पार्टी जो है वो उन प्लीडिंग्स को अमेंड कर सकती है। अदरवाइज़ अगर कोर्ट टाइम पीरियड को एक्सटेंड नहीं करती तो फिर चाहे कोर्ट ने पहले ऑर्डर किया था और टाइम पीरियड एक्सपायर हो चुका है तो फिर वो पार्टी उस प्लीडिंग्स को अमेंड नहीं कर सकती।